हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है जिसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा कर रहे थे और उसी से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे और सुभाष चंद्र बोस तथा इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में जब रखा गया तो कई कांग्रेसी नेता ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया। अंबेडकर साहब ने कहा कि कानून व्यवस्था हाथ में लेना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में तो कतई नहीं जब दुश्मन सीमा पर हों। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में बढ़ता जा रहा था। भारत पर जापान के कब्जे का आधार बनता जा रहा था। ये तो अलग बात है कि अमेरिका ने जब वहाँ पे परमाणु बम डाल दिया जापान में, तब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब कांग्रेसी नेताओं ने गांधी जी के इस प्रस्ताव का कुछ लोगों ने जब विरोध किया तो गांधी जी अग्रेसिव नजर आए, गुस्से में नजर आए। गांधी जी ने कहा कि जिन लोगों को हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने का मन बन चुका है वो लोग ये समझ लें कि इस देश के मुट्ठी भर बालू से हम कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। कांग्रेस के गांधी जी के इस गुस्से को देख करके बहुमत से वर्धा प्रस्ताव पारित कर दिया गया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था पारित कर दिया गया। 8 अगस्त 1942 को आंदोलन पारित किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। सुबह 9 अगस्त 1942 को भोर होते ही पहले ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ये ध्यान रहे, ऑपरेशन जीरो आवर ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया, यानी यह नेतृत्व विहीन हो गया। फिर रेडियो के माध्यम से अन्य कई सदस्यों ने, जैसे राम मनोहर लोहिया साहब, उषा मेहता, अन्य कई सदस्यों ने गोपनीय रूप से इसका नेतृत्व किया और समर्थन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई अलग अलग जगहों पर समानांतर सरकारें बनी, जैसे पहला सरकार बना बलिया में। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में अगस्त 1942 में सरकार बनाया गया और यह सबसे पहले बना परंतु मात्र 1 सप्ताह के लिए चला। मात्र 1 सप्ताह ये सरकार चला। उसके बाद में दूसरा सरकार बना। दूसरा 17 में जब सरकार बना तो यह सर्वाधिक समय तक चला। इसके नेतृत्वकर्ता थे
नाना पाटिल और वाईपी चौहान। कहीं पे चौहान लिखा होता है, चौहान ऐसे लिखा होता है, फिलहाल वाईपी चौहान है। अब नाना पाटिल वाईपी चौहान ने 1943 से 45 तक सर्वाधिक लंबे समय तक ये सरकार चला। और तीसरा सरकार यानी बलिया में सबसे पहले बना, मात्र 1 सप्ताह तक यह सरकार चला। और दूसरा बना सतारा में, जो सर्वाधिक समय तक सरकार चला। और तीसरा बना तामलुक में, मिदनापुर तामलुक में समानांतर सरकार बनाई गई। मिदनापुर तामलुक में सरकार बना और ये 1942 से 44 तक चला। तामलुक में जो समानांतर सरकार बनाया गया, यहाँ पर सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया और सशस्त्र विद्युत वाहिनी की एक सदस्य थी मातंगनी हजारा। मातंगनी हजारा को आंदोलन में गोली लगने से मृत्यु हो गई। गोली लगने से मातंगनी हजारा की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये सशस्त्र विद्युत वाहिनी के सदस्य थीं। बलिया में, सतारा में, तामलुक में समानांतर सरकारें तो बनाई गईं, साथ ही साथ बिहार में और नेपाल के सीमा पर सीमावर्ती क्षेत्र में जेपी नारायण के नेतृत्व में भी सरकारें बनाई गईं। उड़ीसा के तलचर में सरकारें बनाई गईं। और इन सभी जगह पर जो समानांतर सरकारें बनाई गई थीं, इन सरकारों का सीधा मकसद था, हम आज़ाद हैं, हम किसी भी रूप में अब अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं। 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उस समय लोगों के अंदर क्षेत्रीयता का भाव था, राष्ट्रीयता का भाव नहीं था। झांसी अपने तरफ लड़ रहा था, कानपुर अपने तरफ लड़ रहा था, बिहार के कुंवर सिंह अपने तरफ लड़ रहे थे, अवध की बेगम अपनी बेगमता बचाने के लिए लड़ रही थी। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रीयता का भाव था 1857 के विद्रोह में। लेकिन जब 1942 का विद्रोह भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो यहाँ पे देश सर्वोपरि था। यहाँ पर देश सर्वोपरि था। हर किसी के दिमाग में अपने देश के प्रति एक लगन, एक लगाव था। कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमारे हिंदुस्तान के दुश्मन हमेशा रहे हैं। इस देश की फितरत है कि हर बार खड़ा हो जाना।
का चुप साध रहा बलवाना। हनुमान जी को जब याद दिलाया गया कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस वही याद भारतीयों को दिलाना था जो महात्मा गांधी ने दिला दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जितनी प्रकार की हिंसा हुआ था, जितने प्रकार की दिक्कतें हुई थी, गांधी जी ने उपवास रख करके पश्चाताप किया, परंतु भारतीयों को नहीं कोसा। उन्होंने सीधे कहा, ये अंग्रेजों के किए गए कार्यों का प्रतिफल है, उनके किए गए कार्यों की प्रतिक्रिया है। एक मध्य प्रांत के एक जज थे, टी बिकेंडन जो है मध्य प्रांत में जज थे। इनको भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए नियुक्त किया गया। टी बिकेंडन ये मध्य प्रांत के जज थे। इनके नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया और कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन की जांच कीजिए। जांच हेतु भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए टी बिकेंडन के नेतृत्व में जब एक कमीशन बनाया गया, ये मध्य प्रांत के जज थे। इन्होंने जब जांच किया, पड़ताल किया, अब जो कि सबको पता था कि यदि नेतृत्व जनता के पास ना हो तो या तो बहुत बड़ा काम करेगी या तो कुछ नहीं करेगी। अब जो कि महात्मा गांधी जी इतनी बार यहाँ पर प्रयोग कर चुके थे कि पूरा देश जाग चुका था। चंपारण है, असहयोग आंदोलन है, सबनयज्ञ आंदोलन है। गांधी जी इतना भारतीयों को तैयार कर दिए थे कि अब उन्होंने बोल दिया था डू और डाई, करो या मरो। अब उन्हें दिक्कत नहीं था, भारतीय गुमराह नहीं थे और अंततः अंग्रेजों को भारत को आज़ाद करने का निर्णय लेना पड़ा। अब आते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व, आप लोग एक सुभाष मूवी है, अगर समय पाइएगा तो देखिएगा। एक गांधी मूवी है, समय पाइएगा तो देखिएगा। इन दो मूवी को जरूर देखिएगा। किस तरह से सुभाष ने अपने एक माँ का कर्तव्य पूरा करने के पश्चात दूसरे माँ के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने को न्यौछावर कर देते हैं। 23 जनवरी 1897 को भारत के उड़ीसा के पास, कटक के पास, जो कि उस समय बंगाल में शामिल था, क्षेत्र में इनका जन्म होता है। और धीरे धीरे जब ये समझदार होते हैं, आईसीएस की परीक्षा निकालते हैं, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा निकालते हैं और तब इनके पिताश्री इनको एक वॉच गिफ्ट करते हैं, एक घड़ी गिफ्ट करते हैं। इनकी माँ की इच्छा थी कि इनका बेटा आईसीएस परीक्षा निकाले। सुभाष चंद्र बोस साहब आईसीएस परीक्षा निकालने के पश्चात जब अपने माँ के पास गए तो उन्होंने कहा, माँ आपका आदेश मैं पूरा कर चुका हूँ, अब हमें एक आदेश और दें जिससे मैं अपने भारत माँ की सेवा कर सकूं। और आईसीएस नौकरी से त्यागपत्र दे दिए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानियों का ये दर्द वो कैसे देखे थे जब पड़ा था उन पे कुंठा को, वो दर्द उन्होंने झेला था।
एक ऐसा दर्द, एक ऐसा कुंठा उनके अंदर था कि आईसीएस जैसी बड़ी परीक्षा को जब उन्होंने निकाला, उन्हें खुशी नहीं मिली। बस वो क्षणिक खुशी इसलिए खुश हुए क्योंकि उनके माता पिता खुश हुए थे। वो भारतीयों के दर्द को देखते थे, भारतीयों के नब्ज को जानते थे। सुभाष चंद्र बोस साहब अहिंसावादी नहीं थे। वो गांधी के विचारधारा, गांधी जी की बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन गांधी जी के विचारधारा के विपरीत कार्य करते थे। सुभाष चंद्र बोस साहब जब 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तभी इनके मनसा जाहिर हो गई थी, ये कैसा भारत चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस साहब ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्य समिति बनाई थी, और जब फिर 1939 में त्रिपुरी में इन्हें फिर से अध्यक्ष चुना गया, इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया के हार को अपना हार बता करके कांग्रेस के कार्यों में बाधा डाल दिया। सुभाष चंद्र बोस साहब इतना इज्जत करते थे गांधी जी का कि उन्होंने कहा कि साल भर की कार्यकारिणी के लिए जो गठन करना है, आप अपने समझ से और अपने लोगों को जिसे आपको चाहिए आप उन्हें नियुक्त कर सकते हैं। गांधी जी कुछ नहीं बोले और चले गए। सुभाष चंद्र बोस साहब को यह अच्छा नहीं लगा, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसी को इतिहास में त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस साहब जब इन्हें नजरबंद किया गया था 1940 में, तो ये जियाउद्दीन पठान का बेस बनाए थे। सुभाष चंद्र बोस साहब को चैन नहीं था। इन्होंने कहा कि हम क्या करें इस जिंदगी का, अगर ये किसी के काम ना आ सके। इनके भाई, इनका भतीजा, इनका पूरा परिवार जानता था कि सुभाष चंद्र को नज़रबंद किया गया है तो कमरे में हैं। इनकी बहन और इनके भतीजे को, केवल 2 लोगों को पता था कि सुभाष निकल चुके। पहले वो कार से निकले, उसके बाद रेलवे से काबुल गए, काबुल में एक पासपोर्ट बनवाया इटालियन, फिर वो मास्को गए। मास्को में जब वो पहुंचे तो इन्होंने देखा कि मित्र राष्ट्र के साथ रूस मिल चुका है। सुभाष जी वहां से फिर जर्मनी गए, और जर्मनी की इनकी कहानी बड़ी रोचक है। सुभाष साहब जब जर्मनी पहुंचे तो हिटलर से मिलने का इनका सीधा, सुभाष साहब बहुत ही दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे, लेकिन हिटलर तो हिटलर था। हिटलर पहले अपने 5 बहुरूपियों को इनसे मिलने को भेजा, और सुभाष चंद्र साहब पहचान लिए। उन्होंने कहा, आप लोग बार बार अपना समय हमारा क्यों बर्बाद करते हैं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। फिर जब 7वें बार हिटलर स्वयं आया, सुभाष साहब खड़े हो गए। हिटलर बहुत अचंभित था कि आखिर ये कैसे हुआ, कैसे पहचाने। हिटलर तानाशाह था, वो अपने चेहरे के 5 से 10 लोगों को रखता था, और हिटलर कभी सामने नहीं आता था। और अकेले दम पर द्वितीय विश्व युद्ध, पूरा लड़ाई हो गया और पूरे यूरोप को तहस नहस कर दिया। खुद भी मर गया, लेकिन सबको समझा दिया कि पहला विश्व युद्ध का परिणाम आप लोगों ने गलत दिया था। खैर, वो विश्व इतिहास का पार्ट है। सुभाष चंद्र बोस साहब से उसने कहा, हिटलर साहब ने कहा कि नेताजी आप ये बताइए, नेताजी आप ये बताइए, ये जो नेताजी का शब्द है ना, ये हिटलर ने दिया था सुभाष चंद्र बोस को। कहा, नेताजी आप मुझे ये बताइए
कि कैसे आपने पहचाना हमारे बहुरूपियों को। सुभाष चंद्र साहब मुस्कुरा दिए। कहा जाता है कि जुबा खामोश होते हैं, नज़र से काम लेते हैं, नज़र पहचानने वाले नज़र पहचान ही लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस साहब को तो नज़र पहचानने की कला पहले से थी। अब यहाँ पे आपके भी मन में आ रहा होगा कि पहचाना कैसे। ध्यान रहे, तानाशाह कभी हाथ नहीं मिलाता। तानाशाह कभी हाथ नहीं मिलाता। तानाशाह कभी भी किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता, और उसे होना पड़ता है तो वो इरिटेट होता है। सुभाष चंद्र साहब इसे पकड़ लिए थे, क्योंकि पहले जितने 5-6 लोग आए थे वो सुभाष की तरफ हाथ बढ़ाए थे, और जब हिटलर आया तो न तो हाथ बढ़ाया और न मुस्कुराया। बाकी और पहचानने के उनके अपने तरीके रहे होंगे। सुभाष चंद्र बोस साहब ने जब हिटलर से मुलाकात की, बातचीत किया, तो वहाँ पर इन्हें कुछ मौका मिला, क्योंकि भारतीय सैनिक जो ब्रिटेन के तरफ से लड़ रहे थे और जर्मनी में गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन लोगों से मिलने का मौका मिला। उन सबको एकत्रित करके सुभाष चंद्र बोस साहब ने एक मेजरी सेना वहाँ पे गठित किया जर्मनी में। जर्मनी में सेना गठित किया, और उस सेना के बल पर वो युद्ध करना चाहते थे। अब हम ये यहाँ तक की स्थिति पे तो सुभाष चंद्र बोस साहब चल रहे थे, और तभी सुभाष चंद्र बोस साहब को ये पता चलता है कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया है। और जिस महात्मा गांधी के बारे में था कि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, उन्होंने कहा है डू और डाई, करो या मरो। हम आप लोगों से भी कहते हैं, तैयारी करने वाले हर एक एस्पिरेंट से मैं कहना चाहता हूं कि जब लगे कि अंधेरा हो गया है तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। उस दिन के लिए, उस समय के लिए आंख खोल कर रखिए जब उजाला जरूर आएगा। और लगे कि अब कुछ नहीं है और नकारात्मक सोच दिमाग में आ जाए, तब या तो पढ़ते पढ़ते इतना पढ़िए या तो सिलेक्शन हो जाए, या तो सिलेक्शन हो जाए। आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। पढ़ते पढ़ते कोई चीज निर्णय दीजिए। ऐसा कुछ है नहीं, हाँ समय लगता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि मेहनत करते हैं, उन्हें जिद है हमसे दूर जाने की, तो हमें भी जिद है उन्हीं को पाने की। इस फितरत से मेहनत कीजिए। सुभाष चंद्र बोस साहब बोले इस समय हमें होना चाहिए था भारत में। इस समय यदि मैं भारत में होता तो आज गांधी जी ने, आज राष्ट्रपिता ने जो कार्य कर दिखाया है, हम भारत को आजाद करा लेते। ये इनका दर्द छलका ही था कि कुछ महीने बाद ही एक फोन आता है और कहा जाता है सुभाष चंद्र जी आइए, अपने सेना का कमान संभालिए। वो फोन कहीं और से नहीं, जापान के सहयोग से आया था। एक आईएनए का गठन किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जब गठित करने के लिए इसका प्रोविज़न किया गया, जापान के जो सेनाधिकारी थे उनको लगता था वो बढ़त बना रहे हैं। पूरे वैश्विक समुदाय का, मित्र राष्ट्रों का ब्रिटेन पे दबाव था कि भारत का समर्थन लीजिए।
और जापान भी समझ चुका था यदि भारत का समर्थन हमें मिल जाए तो पूरा विश्व में हम राज करेंगे। और इसके पहले दिल्ली में 1912 में बम कांड हुआ था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उस बम कांड के वो साथी रहे हैं। रास बिहारी बोस साहब के नेतृत्व का परिणाम था। दिल्ली षड्यंत्र केस के माध्यम से मुकदमा चलाया गया और क्या हुआ, प्रफुल्ल चाकी ने तो स्वयं को मार लिया और खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। रास बिहारी बोस साहब जापान निकल लिए थे, भाग गए थे। और वही रास बिहारी बोस साहब को जापान के सैनिक अधिकारियों ने प्रोत्साहित किया कि क्यों ना आप एक सेना बनाइए। भाई, आपके भारतीय हमारे यहाँ जितने शरणार्थी हैं, बंदी हैं, हम उन सभी को एकत्रित करके आपके लिए एक सेना बनाने में सहयोग करेंगे। अब कैप्टन मोहन सिंह भी वहीं मौजूद थे। कैप्टन मोहन सिंह ने जब पूरे आईएनए को बनाने का पूरा ढांचा तैयार कर लिया, पूरे मानसिक रूप से तैयार हो गए, तब रास बिहारी बोस को नेतृत्व दिया कि आप आईएनए को संभालिए। रास बिहारी बोस साहब भी बैंकॉक में जाकर के एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में उन्होंने आईएनए की घोषणा किया और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस साहब को पूर्वी एशिया में बुलाने का संकल्प लिया। सुभाष चंद्र बोस साहब जब पहुंचे, उन्होंने अपना नेतृत्व संभाला। उसके बाद में आईएनए का ब्रिगेडियर, जवाहर ब्रिगेडियर, झांसी रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट, जवाहर रेजिमेंट, इस सारे के सारे हायरार्की के रूप में तैयार कर दिया। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप जो वर्तमान अंडमान निकोबार है, जापानियों ने हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब के हाथों में सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस साहब बढ़ ही रहे थे भारत के तरफ, लेकिन तभी 45 में जापान ने सरेंडर कर दिया। वहाँ पे परमाणु बम का हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया गया। जापान को सरेंडर होना पड़ा और जापान ने हाथ पीछे खींच लिया और फिर जो आज़ाद हिंद फौज थी उसे रुकना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस साहब निकल रहे थे कि सूचना मिली कि हवाई दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। इसकी पुष्टि तो नहीं हुई, आज भी कोई भी पुस्तक इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो भी सर्च हो रहा है, जांच हो रही है। अगर उसका कभी इतिहास में मेंशन होता है पूर्ण रूप से तो उस पर चर्चा इतिहासकार जरूर करेंगे। आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी मेजर वाची फुजीवारा ये जापान के मेजर थे, जापान के सेना में मेजर थे और इन्हीं के दिमाग की उपज था। और इन्होंने कैप्टन मोहन सिंह को एक सेना बनाने का सलाह दिया था, प्रोत्साहित किया था। और इनके साथ थे ज्ञानी प्रीतम सिंह। वाजी फुजियारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को प्रोत्साहित किया था कि आप एक सेना गठित कीजिए। और फिर कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए का पूरा संरचना बना लिया। मार्च 1942 में टोक्यो में आईएनए का गठन हुआ। कैप्टन मोहन सिंह के साथ रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल शामिल थे। इनके साथ 2 भारतीय और थे, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल।
ये शामिल थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया 23 जून 1942 को। 23 जून 1942 को बैंकॉक में भारतीयों का एक सम्मेलन हुआ और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रासबिहारी बोस साहब। रासबिहारी बोस साहब अध्यक्षता कर रहे थे और यहाँ पर विभिन्न देशों के NRI भाग लिए थे। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब वे भारतीय जो भारत में निवास ना करके प्रवासी का जीवन जी रहे थे, उन सभी लोगों का सम्मेलन एकत्रित करके बैंकॉक में सम्मेलन हो रहा था और इसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस साहब कर रहे थे। इसी सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया गया था। इसी सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया गया था और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस साहब को पूर्वी एशिया बुलाए जाने का निर्णय लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस साहब, इन्हें लीजेंड ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में उड़ीसा में हुआ था। इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास साहब थे। बोस साहब को जब नज़रबंद किया गया था 1940 में, दिसंबर 1940 में बोस साहब को नज़रबंद किया गया और जनवरी 1941 में बोस साहब भाग लिए। दिसंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस साहब को नज़रबंद किया गया था और ये 18 जनवरी 1941 को घर से भाग लिए। दिसंबर 1940 को नज़रबंद किया गया। 18 जनवरी 1941 को पठान जियाउद्दीन के नाम से घर से भागे थे। जब घर से निकले थे, भागे थे, तो पठान जियाउद्दीन के नाम से ये घर से भागे थे। घर से निकले थे ये कार से। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे पूछता है किस नाम से भागे थे, घर से किससे निकले थे और किस किस माध्यम से पहुँचे थे। कार से घर से निकले, उसके बाद में रेलगाड़ी से काबुल पहुँचे और काबुल में एक व्यक्ति था, काबुल है, पेशावर पहुँचे और वहाँ पर एक व्यक्ति था भगत राम तलवार। भगत राम तलवार की सहायता से ये काबुल पहुँचे। यानी कार से निकले, रेल के माध्यम से पेशावर पहुँचे और फिर भगत राम तलवार की सहायता से ये काबुल पहुँचे और आरलैंडो मैजोंटा इस नाम से इन्होंने एक इटालियन पासपोर्ट बनवाया और फिर हवाई जहाज़ से, हवाई मार्ग से ये मास्को पहुँचे। तो घर से निकले, भारत से निकले कहाँ? पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से मास्को और मास्को से ये जब
रूस ने ब्रिटेन का साथ देने का जो निर्णय ले लिया तो ये मास्को से भाग करके जर्मनी गए और जर्मनी में ध्यान रहे आर्लैंडो मोजेस्टा के नामक इटालियन पासपोर्ट बनवाए और फिर हवाई जहाज़ के माध्यम से मास्को गए। मास्को से जर्मनी पहुँचे बर्लिन और वहाँ पे रिबेनट्रॉप नामक जो एक व्यक्ति थे जर्मनी के, इन्होंने नेताजी का स्वागत किया था और यहीं पर नेताजी ने फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना किया, मुक्ति सेना बनाई और जय हिंद का नारा दिया। 3 काम इन्होंने यहाँ पे किया, फ्री इंडिया सेंटर, मुक्ति सेना और जय हिंद का नारा दिया। और उसके बाद जर्मनी से ये जापान पहुँचे और जापान से सिंगापुर पहुँचे। ये इनका सफ़र था और इनके आगे का जब ये वहाँ पहुँचते हैं और फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है। सुभाष चंद्र बोस साहब को जब बुलाया गया तब जहाँ पर पहला सम्मेलन हुआ था बैंकॉक में, वहीं पे दूसरा सम्मेलन भी हुआ और दूसरा सम्मेलन करते हुए रास बिहारी बोस साहब ने 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस साहब को इंडियन नेशनल आर्मी की सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। यानी सुभाष चंद्र बोस साहब को पूरा नेतृत्व दे दिया गया। किसका? INA का। और यहीं पर नेताजी ने सिंगापुर के टाउन हाल के सामने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और यहीं पर कहा उन्होंने कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस साहब अपने आप को आज़ाद कर चुके थे। उन्होंने कहा हम आज़ाद हैं, हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा है और अब हम लोग दिल्ली चलेंगे और दिल्ली चलने की बारी है और दिल्ली चलो का नारा दिया। अपने सेना को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आज़ादी क्रांति खून मांगता है और यदि आप में क्षमता है, यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है और यदि वास्तविकता में देश के आज़ादी के हिमायती हो तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस साहब जिस समय कमान अपने हाथों में लिए, उन्होंने सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार बनाने का निर्णय ले लिया। सुभाष चंद्र बोस साहब ने एक अस्थायी सरकार भी बनाया और उस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रमुख सेनापति तीनों स्वयं बन गए। बोले हाँ भाई, किसी पे भरोसा तो सब पे ठीक है। अभी शक्ति के ये क्या दर्शाता है? यदि सुभाष चंद्र बोस साहब जीवित होते, भारत आज़ाद होता, तो सोचिए, कल्पना कीजिए, भारत एक सैनिक शक्ति की भांति होता। सुभाष चंद्र बोस साहब इस चीज़ के हिमायती थे कि जब तक हमारी जनता जागरूक नहीं हो जाती, हम सत्ता को केंद्रीकृत करके रखेंगे। और ये उनकी मानसिकता की झलक दिखती है कि स्वयं राष्ट्रपति बन गए,
स्वयं प्रधानमंत्री बन गए, स्वयं सेनापति भी प्रमुख बन गए। अब बोले ठीक है, और उनके अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में सुभाष चंद्र बोस साहब ने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार बनाई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस साहब स्वयं राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, सेना अध्यक्ष सब बन गए। और उनके सरकार में केवल 3 मंत्री बने। एक एच.सी. चटर्जी को वित्त विभाग दिया गया, उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। एच.सी. चटर्जी को वित्त मंत्री बनाया गया। एम.ए. अय्यर को प्रचार मंत्री बनाया गया और लक्ष्मीनाथन को स्त्री विभाग दिया गया। ये वही लक्ष्मीनाथन हैं जिन्हें लक्ष्मी ब्रिगेड का कमान दिया जाएगा। इस अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून में बनाया गया और इस सरकार को जर्मनी, इटली, कोरिया, फिलीपींस, जापान, इन सभी देशों ने समर्थन दे दिया था। अभी इसमें ब्रिगेडियर जो बनाया गया था, ब्रिगेड बनाया गया था, उस पर साथ ही साथ आईएनए का यानी आज़ाद हिंद फौज पे जो मुकदमा चला था, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। यहीं पे मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।